नमस्कार साथियों। आज के क्लास में हम लोग नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं दोस्त, सभी को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे दोस्त। और साथ में जो भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्त, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको भी देखते चलेंगे दोस्त। इससे क्या होगा कि आपका जो है चैप्टर है वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्त। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्त। क्या है पहला क्वेश्चन, पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है, बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए दोस्त क्या होगा। पहले आप खुद बताइए, उसके बाद हम इसका उत्तर बताएंगे दोस्त। उसके बाद साथ में इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट शुद्ध पदार्थ क्या होता है वो आपको बताएंगे। ठीक, मतलब कि क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी बात रहेगा वो भी आपको बताते चलेंगे। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर रिवीजन हो जाएगा दोस्त। चलिए, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है, तो बताइए। वायु, दूध, सोना, मिट्टी। तो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा आपका दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए तत्व क्या है, बताइए तत्व क्या है। मिश्रण, एक प्रकार का परमाणु, यौगिक, विलयन। तो दोस्त ये आपका तत्व क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, एक परमाणु है। तत्व क्या है दोस्त, एक प्रकार का परमाणु। चलिए दोस्त, पहले अब इसके बारे में जान लेते हैं, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लिखे हैं, चलिए उसको अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। देख सकते हैं ये आपका गोल्ड है दोस्त। ये गोल्ड क्या है, पहला का आंसर सोना हो गया, दूसरा का क्या हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर है। पहला का सोना हो गया, दूसरा का एक प्रकार का परमाणु है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझिए दोस्त। पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं उसको क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं दोस्त। ठीक है, जैसे ये आपका गोल्ड है दोस्त, तो इसमें एक ही प्रकार के कण होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ। अब दूसरा पॉइंट पढ़िए, तत्व क्या होता है, तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, जैसे सोना, लोहा, वही बात है। ठीक है दोस्त, आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से दोस्त हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी देखते चलेंगे दोस्त। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। बताइए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। तत्व जो होते हैं कितने प्रकार के, एक, दो, तीन, चार, बताइए दोस्त कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्त ये जो तत्व होता है तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, तीन प्रकार के। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तत्व के अगला देखिएगा दोस्त, तत्व के प्रकार कौन कौन से हैं, बताइए। तत्व के प्रकार जैसे आप तीन प्रकार के बताएं तो कौन कौन से हैं, बताइए। तो धातु, अधातु, उपधातु, सभी। तो दोस्त ये तीनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी आपका राइट आंसर है दोस्त। ठीक है दोस्त, सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है दोस्त। थोड़ा सा दोस्त यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा दोस्त। चलिए आइए अब। ठीक है दोस्त, तो अब देखिए इसका देख लेते हैं, इससे रिलेटेड पहले तो आंसर मिला लीजिए। तो आंसर आप मिलाइएगा तो क्या है आपका आंसर, आंसर मिला लीजिए दोस्त। आंसर आपका यहाँ पे देखिए, तो पहला का क्या हो गया, तीन, और अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्त, सभी। अब यहाँ पे पढ़िए, देखिए तत्वों को उनके गुणों के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है दोस्त। पहला धातु, धातु क्या होते हैं, तो चमकीले होते हैं और सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं दोस्त। ठीक है, अधातु, अधातु क्या होते हैं, तो कुचालक, पुअर कंडक्टर। कुचालक और सुचालक आपको समझ में आता होगा दोस्त। सुचालक मतलब जिसमें धारा एक प्रकार जिससे धारा प्रवाहित हो जाए, और कुचालक मतलब कि जिससे धारा प्रवाहित ना हो। और तीसरा उपधातु, उपधातु मतलब ये दोनों के बीच में, दोनों के बीच के गुण वाले, मतलब ना तो धातु और ना तो उपधातु, बीच वाला। मतलब कहने का मतलब एक तो एक प्रकार से पूर्ण रूप से ना तो धातु है और ना ही उपधातु है, बीच वाला, इसके मीडियम वाला को क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन, यौगिक कंपाउंड क्या है, बताइए। तो पहला ऑप्शन है दो या अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन, भौतिक मिश्रण, एक तत्व गैस। बताइए दोस्त, यौगिक जो है दोस्त आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, दो या अधिक तत्वों का रासायनिक संयोजन है दोस्त। रासायनिक संयोजन याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन यौगिक है, बताइए। O2, N2, H2O, He। तो दोस्त यौगिक जो होता है एक प्रकार से रासायनिक संयोजन दो या अधिक तत्वों का, दो या अधिक तत्वों का, तो ये हो गया आपका दो या अधिक तत्वों का क्या एक संयोजन है। इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो कि रासायनिक संयोजन से एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्त, चलिए अब इसका आंसर मिला लीजिए और जो इससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो पहला का रासायनिक, पहला का क्या हो गया, ए, और दूसरा का सी हो गया दोस्त। अब यहाँ पे पढ़िए यौगिक क्या होता है, यौगिक के बारे में लिखा हुआ है, जब दो या अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से केमिकली जुड़ते हैं तो वो आपका क्या होता है, यौगिक होता है।
यहाँ O2N2He केवल तत्व हैं, जबकि H2O पानी एक यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए दोस्त। तो ये तो अभी आप देखें, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है दोस्त। वही सोडियम क्लोराइड क्या है बताइए। जो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्त, इसका फार्मूला हम आपको बता देते हैं। इसका जो फार्मूला होता है NaCl होता है। तो बताइए क्या है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या गैस है। तो दोस्त जब इसका फार्मूला देखिएगा NaCl, तो इसमें सोडियम और Cl क्या है, रासायनिक संयोजन से एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो ये आपका यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, यौगिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आंसर मिला लेते हैं और इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसको पढ़िए। तो पहला का C हो गया H2O और दूसरा का यौगिक। ठीक है दोस्त, अब ये पढ़िए, इस बात को पढ़िए। मिश्रित संरचना यौगिकों का एक विशिष्ट रासायनिक सूत्र होता है। एकदम याद रखना है दोस्त, जो भी यौगिक होते हैं उसका कोई क्या होता है, विशिष्ट रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है दोस्त। जैसे पानी हमेशा H2O होता है, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है हमेशा NaCl होता है। इनके गुण अपने मूल तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये इस बात को भी आप याद रखिएगा, जो यौगिक होते हैं उनका जो गुण होता है उनके मूल तत्वों से अलग होते हैं। जैसे सोडियम और जैसे NaCl एक क्या है, यौगिक है, तो इसमें Na है, सोडियम है और क्लोरीन है, तो इनके तत्वों से क्या है, ये जिसका जो गुण है एकदम अलग है इन दोनों से। ठीक है, चलिए दोस्त, अब मिश्रण में घटक कैसे होते हैं बताइए। मिश्रण में घटक कैसे होते हैं, तो मिश्रण में क्या होगा, रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, अस्थायी जुड़े होते हैं, निश्चित। तो दोस्त ये होता है भौतिक रूप से जुड़ा रहता है। किस प्रकार जुड़ा रहता है, भौतिक रूप से। अगला देखना है, वायु एयर जो है क्या है बताइए, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या ठोस है। तो दोस्त एयर जो है एक प्रकार से आपका क्या है, ये आपका मिश्रण है दोस्त। क्या है, मिश्रण है। चलिए आइए आंसर मिला लेते हैं। तो पहला भौतिक रूप से, दूसरा मिश्रण हो जाएगा दोस्त। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। चलिए आइए पढ़िए कॉन्सेप्ट में क्या है। तो मिश्रण क्या होता है दोस्त, दो या अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन, फिजिकल कॉम्बिनेशन। इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें बस आपस में घुली मिली है। ठीक है दोस्त, देखो आपको एक बात याद रखना है दोस्त, मिश्रण और यौगिक में क्या होता है। यौगिक में क्या होता है, फिक्स रेशियो में, मतलब दो या दो से अधिक तत्व रहेंगे, फिक्स रेशियो में रासायनिक संयोजन रहेगा। और वही मिश्रण में क्या रहेगा, दो या दो से अधिक तत्व रहेंगे, लेकिन क्या इसमें क्या रहेगा, मतलब कि फिक्स अनुपात में नहीं, मतलब कि कम ज़्यादा हो सकता है, फिक्स रेशियो में नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वायु हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होमोजेनियस का उदाहरण है। तेल और पानी, नमक का पानी, मिट्टी, धुआं। तो दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा नमक का पानी। नमक और पानी मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार का मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण। विषम मिश्रण मतलब विषमांगी मिश्रण हेट्रोजेनियस का उदाहरण है बताइए। तो वायु, नमक का पानी, मिट्टी, चीनी का घोल। तो दोस्त ये आपका मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, मिट्टी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे समझिएगा, एक तरफ देख सकते हैं, ये देखिए पहला गिलास में देखिए नमक और पानी मिला हुआ एक प्रकार से, और दूसरा में देखिए नमक और मिट्टी और पानी मिला हुआ। तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद फिगर को देखिएगा। समांगी मतलब घटक पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, बनावट एक समान होती है। जैसे नमक का पानी, इसमें देखिए एक प्रकार से क्या हुआ, पूरी तरीके से घुल गया। और वही विषम में हेट्रोजेनियस में क्या होता है, घटक अलग अलग दिखाई देते हैं, बनावट असमान होती है। जैसे मिट्टी या तेल, पानी, जब मिट्टी और पानी को मिलाइएगा दोस्त पूरा तरीके से नहीं मिलता। ठीक है, वो मतलब कि अलग अलग दिखाई देता है। और तेल और पानी को भी मिलाइएगा तो पूरा तरीके से वो नहीं घुलता है, तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनियस विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। विलयन सॉल्यूशन क्या होता है बताइए। शुद्ध पदार्थ, विषम मिश्रण, समांगी मिश्रण, तत्व। तो जो सॉल्यूशन होता है दोस्त वो आपका क्या होता है बताइए। तो दोस्त ये आपका समांगी मिश्रण होता है। किस प्रकार का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। और वही मिश्र धातु क्या है बताइए। तो जो आपका मिश्र धातु होता है, ये मिश्र धातु क्या हो जाएगा दोस्त, तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। तो दोस्त मिश्र धातु जो होता है उसमें एक से अधिक तत्व मिले रहते हैं और फिक्स रेशियो में नहीं रहते हैं, एक प्रकार से क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। और फिक्स रेशियो में अगर रहेगा भी तो वो क्या होता है, वो जो तत्व रहेगा उसी का गुण एक प्रकार से उसी का गुण उसी के जैसा रहता है दोस्त। जिसे यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं दोस्त, यहाँ पे आप पढ़िए।
यहाँ पे आप पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छा से दोस्त। तो देखिए विलयन एक पूर्ण समांगी मिश्रण है, और वही मिश्र धातु, ये धातुओं के समांगी मिश्रण है, जैसे स्टील, पीतल, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। इन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है, फिर भी ये मिश्रण है क्योंकि ये अपने घटकों के गुण दर्शाते हैं। नोट, स्टील भी एक मिश्रण है दोस्त। ये सब बात आप समझते चलिएगा और पढ़ते चलिएगा दोस्त। चलिए आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है बताइए? समांगी, विषम, शुद्ध, तत्व। तो जो कोलाइड है दोस्त, ये आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, आपका विषम हेट्रोजेनियस मिक्सर हो जाएगा, ठीक है। और वही निम्न में से कौन कोलाइड है? तो दूध, नमक का पानी, चीनी का घोल, पानी। तो दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दूध, आपका क्या है, कोलाइड है। क्या है, कोलाइड है। चलिए आंसर मिला लीजिए, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं। तो कोलाइड ये देखने में समांगी लगते हैं, मतलब कि एक जैसा लगता है कि सभी क्या है, सभी जगह एक समान है, लेकिन वास्तव में विषम होते हैं, विषमांगी होते हैं। इनके कण इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को बिखेर सकते हैं। दूध इसका बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है दोस्त। दूध के कण आपको लगेगा कि दूध एक जैसा है, सभी जगह समान है, लेकिन दोस्त इसके कण क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको एक प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। इसका एक प्रकार से क्या होते हैं, इनके कण बड़े होते हैं, ये प्रकाश को क्या करता है, बिखेर के देता है। तो एक प्रकार से क्या है, समांगी नहीं, समांगी मिश्रण नहीं है, क्या है, विषमांगी मिश्रण है दोस्त। और इसको क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए दोस्त, आगे पढ़िए। सस्पेंशन की विशेषता क्या है? तो कण नहीं दिखते, कण बैठ जाते हैं, पारदर्शी होता है, अस्थिर होता है। दोस्त इसमें क्या होता है, कण क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जब उसको आप मिलाइएगा तो क्या होता है, कण नीचे बैठ जाएगा, वो सस्पेंशन हो जाएगा। सस्पेंशन का उदाहरण है बताइए? दूध, तो ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी चाक का पानी, चौक का पानी, नमक का घोल। तो दोस्त अगर पानी में आप चौक डाल देते हैं तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं दोस्त। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सस्पेंशन का एक प्रकार से क्या उदाहरण है। चलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़िए। तो सस्पेंशन एक अस्थिर अनस्टेबल विषम मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, एक प्रकार से पूरा तरीके से नहीं घुला रहता है, और इसके कण काफ़ी बड़े होते हैं। यदि इसे कुछ देर शांत छोड़ दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ठोस कण नीचे बैठ जाते हैं दोस्त। देख सकते हैं कुछ देर बाद अगर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके कण क्या हो जाएंगे, कुछ नीचे बैठ जाएंगे कुछ समय के बाद, ठीक है दोस्त। चलिए आइए पढ़िए। कोलाइड में कणों का आकार कितना होता है दोस्त बताइए? तो कोलाइड में कणों का आकार कितना होता है? यहाँ पे पहले आप फिगर देखिए। जो कोलाइड हो पहले तो होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, बिलियन में होता है, कण बहुत छोटा छोटा होता है दोस्त, इस प्रकार से एकदम पूरा मिक्सिंग रहता है। और वही कोलाइड रहता है तो उसमें कण थोड़ा मीडियम रहता है, मतलब इससे बड़ा रहता है। और वही सस्पेंशन रहता है तो काफ़ी बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, जो कि आपको आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्त ये मीडियम होता है। कोलाइड में कणों का आकार क्या होता है, तो मध्यम होता है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और सस्पेंशन में कणों का आकार कैसा दिखता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, ये आपका सस्पेंशन, इसमें कणों का आकार क्या होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। ये क्या है, आपका बड़ा दिखेगा। चलिए आइए पढ़ लीजिए दोस्त, यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो बिलियन में छोटा, बहुत छोटा होता है, कोलाइड में मध्यम होता है, सस्पेंशन में बड़ा होता है दोस्त, ठीक है। चलिए आइए पढ़िए। टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है बताइए? टिंडल प्रभाव, विलयन, कोलाइड, तत्व, यौगिक। आपको समझाएंगे टिंडल प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले बताइए टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? तो कोलाइड में दोस्त, ठीक है। चलिए टिंडल प्रभाव क्यों होता है बताइए? तो टिंडल प्रभाव क्यों होता है बताइए? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रवर्तन, कोई नहीं। तो दोस्त टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण स्केटरिंग, लाइट का क्या होता है, फैलता है, इसी कारण होता है टिंडल प्रभाव। चलिए आइए पढ़िए। देखिए दोस्त यहाँ पे जब पढ़िएगा आप बात को समझिएगा आराम एक एक करके, तो आपको समझ में आएगा। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश की किरण कोलाइड से गुजरती है तो मध्यम आकार के कण प्रकाश को बिखेर देते हैं, स्केटर कर देते हैं, ठीक, बिखेर देते हैं। इससे प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लगता है। बिलियन के कण बहुत छोटे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते। दोस्त देखो, ये आप मान लीजिए ये आपका बिलियन है, ठीक, इसमें पानी है एक प्रकार से और नमक घुला हुआ है, और यही एक प्रकार एक गिलास में दूध नहीं है। तो जब ये आपका कोलाइड है और आपका ये क्या है, बिलियन है, तो जब आप कोलाइड से लाइट गुजारिएगा दोस्त तो उसका रास्ता आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं दोस्त, वो लाइट को क्या कर देता है, बिखेर देता है, इसलिए आपको रास्ता दिखाई देगा कि रास्ता यहाँ से प्रकाश आ रहा है। लेकिन ये क्या होता है, बिलियन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो इसके कण काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए लाइट को क्या करता है, बिखेरता नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए आइए अगला आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो मिश्रण को अगर आप अलग करने की विधि क्या है? अगर मिश्रण को आप अलग करना चाहते हैं दोस्त तो उसको क्या है, क्या विधि है? रासायनिक विधि से अलग कीजिएगा, भौतिक विधि, दोनों, कोई नहीं। तो अगर मिश्रण है दोस्त
तो आप भौतिक विधि, अगर वही रहता यौगिक रहता तो रासायनिक विधि से अलग कीजिएगा, ठीक है दोस्त, लेकिन इसमें मिश्रण है तो भौतिक विधि। पृथक्करण, तो पृथक्करण का आधार क्या है बताइए दोस्त, सेपरेशन का आधार क्या है, तो रंग, घनत्व, उबलनांक या बॉइलिंग पॉइंट, सभी। तो दोस्त ये सभी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए आइए इधर पहले समझिए, इधर पढ़िए दोस्त, इधर क्या लिखा हुआ है, चूंकि मिश्रण केवल भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, बिल्कुल जो मिश्रण होते हैं भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, उन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। हम घटकों के भौतिक गुणों में अंतर, जैसे उबलने का, तापमान, घनत्व या आकार का फायदा उठाकर उन्हें अलग करते हैं दोस्त, ठीक है। जब अगर कोई पृथक्करण करना हो, अलग करना हो दोस्त, तो हम क्या, तापमान के आधार पर, घनत्व के आधार पर, आकार के आधार पर, उबलने का एक प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं दोस्त। चलिए फिल्ट्रेशन किसके लिए उपयोग होता है बताइए, फिल्ट्रेशन, तो बताइए दोस्त, फिल्ट्रेशन जो होता है किसके लिए उपयोग होता है, फिल्ट्रेशन किसके लिए उपयोगी है। तो दोस्त फिल्ट्रेशन का जो उपयोग किया जाता है ठोस और तरल को अलग करने के लिए, ठीक है। अगर ठोस और तरल एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं तो अगर उसको अलग करना हो तो फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है दोस्त। अब यहाँ पे समझना दोस्त, बाष्पीकरण किसके लिए उपयोगी है, तो बाष्पीकरण नमक निकालना, गैस बनाना, धूल हटाना, ठोस बनाना। तो दोस्त अगर नमक को पानी से अलग करना हो तो बाष्पीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे पढ़िए दोस्त, इस बात को पढ़िए, छानना फिल्ट्रेशन, अघुलनशील ठोस, मतलब कि अघुलनशील ठोस को तरल से अलग करना, जैसे चाय की पत्ती छानना, ठीक है दोस्त। तो उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं फिल्ट्रेशन का उपयोग हुआ है। अगर ठोस को तरल से अलग करना चाहिएगा तो फिल्ट्रेशन का उपयोग कीजिएगा, ठीक है, जिससे चाय से क्या, पत्ती अलग करना, छानना। वही बाष्पीकरण, घुलनशील ठोस को तरल से प्राप्त करना, जिससे समुद्री जल से नमक निकालना दोस्त, उसमें बाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए अब देखना आसवन डिस्टिलेशन में क्या होता है। तो दोस्त इसमें क्या होता है, तो उबालना और संघनन ये होता है, ठीक है। और वही आसवन विधि का उपयोग किसके लिए होता है बताइए, आसवन विधि का उपयोग दोस्त होता है जब दो तरल एक दूसरे में मिले रहते हैं तो वहाँ पे आसवन विधि का उपयोग करते हैं दोस्त। चलिए यहाँ पे पढ़िए दोस्त, क्या है इससे रिलेटेड जो बात लिखा हुआ है पढ़िए। तो आसवन मतलब होता है, आसवन मतलब यह दो घुलनशील द्रवों को अलग करने की विधि है जिनके उबलनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, पर्याप्त अंतर होता है, मतलब उसमें अंतर होता है, तो उसको अलग करना हो तो आसवन विधि से अलग किया जाता है। प्रक्रिया क्या होता है दोस्त, तो उबालकर बाष्प बनाना, बाष्प को ठंडा कर द्रव बनाना, ठीक है दोस्त। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, दो लिक्विड एक दूसरे में दो तरल मिले हुए हैं, इसको गर्म करके जो एक प्रकार से जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा दोस्त, जिसका कम रहेगा वो क्या होगा, उबल कर इसमें आके फिर ठंडा होगा, फिर इसमें हो जाएगा, इस प्रकार से अलग हो रहा है दोस्त, ठीक है। चलिए आइए गैसों को अलग करने की विधि क्या है बताइए। तो अगर गैसों को अलग करना चाहते हैं तो विधि क्या है, तो उसमें हो जाएगा फ्रिक्शनल अंश आसवन। और वही क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किस में होता है बताइए, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किस में होता है, तो अगर आप रंग अलग करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कर सकते हैं दोस्त। चलिए आइए यहाँ पे आंसर मिला लीजिए। तो आप देख सकते हैं पहला का अंश आसवन और दूसरा के रंग अलग करना। पढ़िए कॉन्सेप्ट में पढ़िए, रंग आसवन, अंश आसवन क्या है, तो वायु से विभिन्न गैसों को अलग करने के लिए उपयोग होता है, क्योंकि गैसों के उबलनांक बहुत करीब होते हैं दोस्त। और वही क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो डाई या स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों को उनकी घुलनशीलता के आधार पर अलग करने की तकनीकी है दोस्त, ठीक है। जिससे देख सकते हैं अगर मान लो कोई किसी में रंग मतलब एक प्रकार से डाई है, ठीक है, स्याही अगर मान लो इसमें क्या हो गया, मिल गया, तो आप इसको एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा। चलिए यहाँ पे क्रिस्टलीकरण का उपयोग किसके लिए होता है दोस्त, तो क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है अशुद्ध ठोस को शुद्ध करना, अशुद्ध ठोस को शुद्ध करना। और वही शुद्ध पदार्थ की विशेषता क्या है बताइए। तो जो शुद्ध पदार्थ होता है दोस्त उसमें क्या होता है, तो निश्चित संरचना होता है, बदलती संरचना होता है, मिश्रण होता है, अस्थिर होता है। तो शुद्ध पदार्थ की क्या होता है, निश्चित संरचना होता है। चलिए यहाँ पे पढ़ लीजिए और आंसर मिला लीजिए। पहले पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए, तो क्रिस्टलाइजेशन यह बाष्पीकरण से बेहतर विधि है, इसका उपयोग अशुद्ध ठोस पदार्थ से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और वही अंतिम उत्पाद का शुद्ध पदार्थ होता है, अंतिम उत्पाद एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसकी संरचना बिल्कुल फिक्स्ड होती है दोस्त।
चलिए आइए आगे अगला क्वेश्चन पढ़ना। यौगिकों में तत्वों को अलग करने की विधि क्या है, बताइए। यौगिकों में अगर तत्व को अलग करना चाहते हैं तो दोस्त आपको बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि मिश्रण को अलग करना चाहते हैं तो भौतिक विधि, और वही यौगिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, रासायनिक विधि। चलिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किससे संबंधित है, बताइए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किससे संबंधित है दोस्त, बताइए। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्त ये जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। किससे, रासायनिक परिवर्तन से। यहाँ पे पढ़िए दोस्त, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट में है यौगिकों के तत्व रासायनिक बंधों से, केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इन्हें केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। और वही द्रव्यमान संरक्षण दोस्त, किसी भी रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है दोस्त। द्रव्यमान संरक्षण में क्या होता है, किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये सब बात आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्त ये जो चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है उसको रिवीजन कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, एक प्रकार से विशेषता दिया हुआ है दोस्त। यौगिक, और एक तरफ यौगिक है, 3 भाग में बटा हुआ, एक तरफ यौगिक है और एक तरफ मिक्सर है। तो संयोजन क्या होता है, तो यौगिक जो होता है रासायनिक, एक प्रकार से केमिकली बॉन्डेड होते हैं, और वही ये क्या होता है, मिश्रण क्या होते हैं, फिजिकली मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और संरचना क्या होता है दोस्त, तो इसका संरचना यौगिक का जो होता है निश्चित होता है, फिक्स रेशियो होता है, जैसे H2O। और वही क्या होता है, ये बदलती वेरिएबल रेशियो होता है, अलग अलग रेशियो हो सकता है। और गुण देख सकते हैं, तो यौगिक के गुण क्या होते हैं, घटकों से बिल्कुल अलग होते हैं, और मिश्रण में क्या होता है, घटकों के गुण बरकरार रहते हैं दोस्त। पृथक्करण, सेपरेशन अगर अलग करना है तो केवल रासायनिक विधि द्वारा, और इसको भौतिक विधियों द्वारा, छानना उबालना जैसे। और उदाहरण देख सकते हैं, तो नमक, पानी आपका क्या है, यौगिक है, और वही हवा, समुद्री जल, मिश्र धातु, ये सब क्या है, मिश्रण है दोस्त, ठीक है। तो दोस्त ये था आपका केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए दोस्त, और साथ में इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बन रहा था दोस्त सबको देखते चलें। तो इससे क्या हुआ, आपका चैप्टर भी रिवीजन हो गया दोस्त, ठीक है। तो दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ठीक है दोस्त, यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।